हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक नया सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एजुटेरिया बिहार स्पेशल। ये जो है कि बिहार स्पेशल का पुस्तक जो है कि आपको रहने वाला है, जिसमें हम लोग बिहार के सभी जो है कि आपको चीजों को देखेंगे। इसमें हम लोग बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, इत्यादि को देखने वाले हैं। तो ये जो है कि आपको क्या होने वाला है, बिहार स्पेशल जो है कि आपको होने वाला है। बिहार स्पेशल में हम लोग जो है कि इतिहास को देखेंगे, है ना। इतिहास के बाद जो है कि हम लोग भूगोल को देखेंगे। भूगोल के बाद जो है कि हम लोग जो है कि आपको राज्य व्यवस्था को जो है कि आपको देखेंगे, राज्य व्यवस्था। पॉलिटी जिसको कहते हैं, पॉलिटी को जो है कि आपको देखेंगे, एवं सभी चीजों को जो है कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ये सीरीज की शुरुआत यूट्यूब के जरिए की जा रही है, और ये पूरा का पूरा सीरीज जो है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से ही जो है कि आपको चलेगा। इस पुस्तक के नाम की बात करेंगे, ये जुडेरिया का पुस्तक है जिसका नाम है तथ्य संग्रह। तथ्य संग्रह में जो है कि आपको बात करते हुए बातों को आगे चलाते हैं, और ये पहला सीरीज होने वाला है। ये पहला सीरीज जो है कि आपको पार्ट 1 के नाम से जो है कि आपको जाएगा, और इसी में जो है कि आपको इसी का पार्ट 1 से लेके जहां तक जाना होगा, पार्ट 1 से लेके 10 तक या 20 तक जो भी पार्ट जाएगा जो है कि इसी नाम से जो है कि आपको जाने वाला है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को जो है कि आपको देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ जो है कि आपको जरूर जो है कि शेयर कर दीजिएगा। और ये एग्जाम की बात करेंगे, किस एग्जाम के लिए जो है कि आपको महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये बीपीएससी के एग्जाम जो 17th पीटी पीटी का एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर को, है ना। इसके लिए जो है कि आपको महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है टीचर का, है ना। टीचर का एग्जाम के लिए जो है कि आपको महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद समग्र जो है कि बिहार के जो एग्जाम, आगामी एग्जाम है, उसके लिए जो है कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो है कि वीडियो का सीरीज का शुरुआत जो है कि हम लोग करते हैं, और सबसे पहले जो है कि आपको देखते हैं। देखिएगा, आइएगा, क्या क्या इसमें जो है कि आपको मिलने वाला है, जरा देख लीजिएगा। सामान्य परिचय पहला मिलेगा, दूसरा भारत का इतिहास मिलेगा। उसके बाद जो है कि भारत के प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद भारत का भूगोल, भारत का भौतिक विभाजन, भारत की जलवायु, भारत के आबाद तंत्र, सॉरी बिहार का आबाद तंत्र, बिहार की जलवायु, बिहार का मिट्टी, बिहार का जो है कि वन एवं वन्य जीव, और बिहार का जो है कि आपदा प्रबंधन। इस पे भी चर्चा करेंगे। कृषि एवं अर्थव्यवस्था होगा, पशुपालन होगा, खनिज उद्योग, परिवहन होगा, है ना। ये सब सारे चीजों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है कि आपका आज पहला जो है कि आपका चैप्टर है जो बिहार सामान्य परिचय है। इसमें सामान्य जानकारी बिहार के बारे में जो है कि आपको दिया गया है। तो आइए जरा इसकी शुरुआत जो है कि हम लोग करते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या इतिहास रहा है बिहार के बारे में, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। नामाकरण की बात करेंगे, देखिएगा। 12वीं सदी ईसा पूर्व बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है कि आपको क्या पड़ा, बौद्ध बिहार के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है कि आपको बिहार पड़ गया, है ना। बौद्ध अनुदाइयों की प्रार्थना स्थल को ही बिहार जो है कि कहा गया। इसमें जो है कि बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे। ये कैमी का बात है, तो 12वीं सदी का बात है ना। आगे आते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। भारत जो है बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। बिहार जो है ये उत्तर पूर्व भारत में जो है कि आपको स्थित है। और बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं, जरा सा देख लीजिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। उत्तरी अक्षांश कहाँ से शुरू हो रहा है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से शुरू होकर जो है कि आपको इंड हो जा रहा है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड पे। मतलब कहने का मतलब है 24 20 10 से शुरू होकर जो है कि आपको कहाँ तक जा रहा है, 27 31 15 तक जो है कि आपको जा रहा है उत्तर की दिशा में। कहाँ जा रहा है, उत्तर की दिशा में। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से स्टार्ट होकर जो है कि आपको 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 83 19 50 से शुरू होकर, और ये जो है कि 88 17 जो है कि आपको 40 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 17 40 तक जा रहा है। ये क्या होने वाला है, तो ये जो है कि आपको पूर्वी देशांतरी विस्तार होने वाला है। नंबर 2, अब हम लोग बात करते हैं भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई। ये भारत का पूर्वी बिंदु है, ये बिहार का पूर्वी बिंदु है, ये बिहार की पश्चिमी बिंदु है। ये पूर्वी से पश्चिमी बिंदु की लंबाई की बात करेंगे 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर का लंबाई जो है कि आपको पूरब से पश्चिम का देखने मिला है। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण जो है कि आपको 345 किलोमीटर का जो है कि आपको विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। तो चला आइएगा, जरा समझ लेते हैं क्या होने वाला है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका होने वाला है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड
पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक होने वाला है। और राज्य की आकृति की बात करेंगे, राज्य कैसा दिख रहा है, तो आयताकार जो है कि आपको दिख रहा होगा राज्य। आगे आते हैं, आगे चलिएगा, आगे की बात करते हैं। बिहार की बात करते हैं। 12 जनवरी का देखिएगा, 12 दिसंबर 1911, देखिएगा 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 को जो है कि आपको दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा जो है कि आपको किया गया। मतलब कि बिहार को एक पृथक बिहार, मतलब बंगाल से हटाकर एक अलग बिहार बनाने की घोषणा 1911 में जो है कि दिल्ली दरबार में जो है कि आपको किया गया, है ना। आगे चलते हैं। 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार उड़ीसा सहित, मतलब कि बिहार में बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था, प्रांत का गठन जो है कि अधिसूचना घोषित जो है कि आपको कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। मतलब कि बिहार को जो है कि आपको किसको मिलाकर, उड़ीसा से मिलाकर जो है कि गठन किया गया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया। मतलब कि बिहार को अलग बांट के अलग कर दिया गया और उड़ीसा को अलग बांट कर अलग कर दिया गया। और लास्ट में बिहार से एक और टूटता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन होता है और बिहार से झारखंड एक नए राज्य के रूप में जो है कि अस्तित्व में आता है। और बिहार कितने परसेंट भूभाग को देता है, तो बिहार अपने 46% भूभूमि को देकर जो है कि झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य के रूप में इसका गठन जो है कि आपको करता है। अब आते हैं, आगे देखते हैं। बिहार की स्थापना की बात करेंगे। बिहार की स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जो है कि आपको जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार के क्षेत्रफल की बात करेंगे, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत में फैला हुआ है बिहार, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% पे जो है कि आपको फैला हुआ है। और भारत का जो है कि आपको राज्य में ये 12वां सबसे बड़ा राज्य जो है कि आपको होने वाला है, क्षेत्रफल के अनुसार होने वाला है। कुल जनसंख्या की बात करेंगे, 10 लाख, है ना, 10,40,00,000 जो है कि आपको जनसंख्या जो है कि आपको होने वाला है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या है। और कुल जनसंख्या का प्रतिशत भारत के हिसाब से बात करेंगे, तो ये भारत का कुल जनसंख्या का बिहार में निवास करता है 8.60% जो है कि आपको निवास करता है। और तीसरी सबसे बड़ी राज्य की बात करेंगे, जनसंख्या के हिसाब से क्या सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है कि आपको होने वाला है। लंबाई की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कि 345 किलोमीटर का और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर का होने वाला है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, 173 फीट होने वाला है, या 53 मीटर, या 53 मीटर बोल दीजिए या 173 फीट बोल दीजिए, जो आपको प्रश्न में रहेगा इसके हिसाब से आप आंसर को लगाएंगे, है ना। और औसत वर्षा की बात करेंगे, 112 सेंटीमीटर जो है कि आपको यहाँ पर क्या होता है, औसत वर्षा होता है बिहार में। बिहार का प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे, जरा समझिएगा। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 जो है कि आपको होने वाली है। कितनी प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। जबकि जिला की बात करेंगे, जिला जो है कि आपको 38 है। और 38वां बिहार का जिला कौन बना, अरवल जो है कि जिला 38वां जो है कि आपको बना है। और अनुमंडल की बात करेंगे, 101 बिहार में अनुमंडल है। और शह अंचल की बात करेंगे, प्रखंड सह अंचल 534 जो है कि आपको ब्लॉक होने वाले हैं। पंचायत की संख्या 8,067 होने वाले हैं। नगर निगम की संख्या 19 और 19वां नगर निगम के रूप में सहरसा को जो है कि आपको बनाया गया। किसको, सहरसा को बनाया गया। नगर परिषद की बात करेंगे, 88 यहाँ पे नगर परिषद बिहार में होने वाले हैं। और नगर पंचायत की बात करेंगे, 154 जो है कि बिहार के नगर पंचायत जो है कि आपको होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुलिस जिला की बात करेंगे, बिहार में 40 जो है कि आपको पुलिस जिला है, जिसमें 38 जिला के अतिरिक्त जो है कि एक बंगा में पुलिस जिला है और एक नौगछिया में पुलिस जिला। मतलब कि 38 तो जिला आपको देख ही रहे हैं, दूसरा एक जो है कि बंगा और दूसरा नौगछिया, मतलब एक इधर और प्लस एक इधर, मतलब 38 और प्लस जो है कि आपको 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 जो है कि आपको हो जाएगा, पुलिस जिला होने वाला है। और बिहार का विधानमंडल की बात करेंगे, द्विसदनीय विधानमंडल है। मतलब यहाँ पे द्विसदन है, मतलब कि विधानसभा है और विधान परिषद भी जो है कि आपको होने वाला है। बिहार में विधानसभा सीटों की बात करेंगे, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 75 यहाँ पे विधान परिषद सीटों की संख्या जो है कि आपको होने वाली है। लोकसभा की संख्या 40, राज्यसभा की संख्या 16 जो है कि आपको होने वाली है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होने वाली है, 243 जो कुल सीट है ना, इसमें से 40 सीट जो है कि आपको क्या होने वाला, आरक्षित जो है कि आपको सीट होने वाला है। और इसमें से भी जो है कि अनुसूचित जाति के लिए, मतलब एससी के लिए कौन सा, तो एससी के लिए 38 सीट है। और एसटी के लिए कितना, तो एसटी के लिए जो है कि आपको 2 सीट है, एक जो है कि कोटोरिया है और दूसरा जो है कि आपको कौन है, मनिहारी है। यहाँ से केवल और केवल कौन चुनाव लड़ सकते हैं, एसटी चुनाव जो है कि आपको लड़ सकते हैं।
लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु बिहार के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 जो है कि आपको सीट है लोकसभा के लिए। वो 6 सीट कौन कौन है जरा देख लीजिएगा। एक गोपालगंज, दूसरा आपको हाजीपुर, तीसरा आपको समस्तीपुर, चौथा आपको जमुई, पांचवा आपको गया और छठा आपको सासाराम। ये 6 सीट ऐसा है जो आरक्षित किया गया है ना, आरक्षित जो है कि आपको सीट जो है कि आपको किया गया है लोकसभा के लिए। आगे आते हैं, राज्य की चौहद्दी की बात करेंगे। उत्तर में राज्य में कौन सा दिखेगा? उत्तर की तरफ, बिहार के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको नेपाल जो है कि आपको देश देखने को मिलेगा। और नेपाल बिहार के 7 जिलाओं से जो है कि आपको सीमा को साझा करता है। 7 जिला में कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिला जो है किसके साथ सीमा बनाता है? तो ये 7 जिला जो है कि आपको नेपाल के साथ सीमा बनाता है। वही दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण की तरफ बिहार में जो है कि बिहार के दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो झारखंड हमें देखने को मिलेगा। झारखंड से जो है कि बिहार के 8 जिला जो है कि अपने सीमा को साझा करते हैं। पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा जो है कि नवादा, पांचवा जो है कि जमुई, छठा जो है कि बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार। ये 8 जिला जो है ये झारखंड के साथ जो है कि दक्षिण की तरफ सीमा को साझा करते हैं। वही पूरब की ओर बात करेंगे, पूरब की दिशा में बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल बिहार के 3 जिलाओं के साथ सीमा बनाता है। एक हो गया किशनगंज, दूसरा हो गया पूर्णिया और तीसरा हो गया कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के साथ जो है कि आपको पश्चिम बंगाल का सीमा जो है कि आपको लगता है पूरब दिशा में। जबकि पश्चिम दिशा की बात करेंगे, पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि आपको सीमा लगता है। वही उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से 8 जिलाओं के साथ सीमा को साझा करता है। पहला रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा बक्सर, चौथा जो है कि भोजपुर, पांचवा सारण, छठा सिवान, सातवां गोपालगंज और आठवां पश्चिमी चंपारण जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के राजकीय प्रतीक की बात करेंगे, राजकीय चिन्ह क्या होने वाला है? बोधि वृक्ष जो है कि आपको होने वाला है ना। और प्रथम जो है कि राजकीय भाषा की बात करेंगे हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू होने वाला है। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे, राजकीय वृक्ष जो होगा वो कौन जो है कि आपको होगा? तो राजकीय वृक्ष जो होगा वो पीपल का वृक्ष जो है कि आपको होने वाला है, पीपल का। और राजकीय पुष्प की बात करेंगे, गेंदा का पुष्प होने वाला है। राजकीय पशु की बात करेंगे, बैल जो है कि आपको होने वाला है। कौन होगा? बैल जो है कि आपको होगा। 2013 से पूर्व जो है कि आपको रीढ़ था, 2013 के बाद बैल हो गया। राजकीय पक्षी की बात करेंगे, गौरैया। 2013 से पहले जो है कि बकथा था, वो गौरैया हो गया। और राजकीय मछली की बात करेंगे, ये कौन सा? मांगुर मछली हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहार का जो है कि राजकीय गीत की बात करेंगे, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन बिहार। ये बिहार का जो है कि आपको राजकीय गीत होने वाला है। और इसका गीतकार कौन है? सत्यनारायण इसके गीतकार जो है कि आपको थे। और संगीत किसके ने दिया था? संगीतकार इसके हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा इसके संगीतकार थे। और मान्यता कब दिया गया? वर्ष 2012 में से मान्यता जो है कि आपको दिया गया। और बिहार राज्य की प्रार्थना गीत की बात करेंगे, प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। ये बिहार का प्रार्थना गीत जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं प्रमुख प्रमंडल और उसमें कौन कौन जिला शामिल है, इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहला प्रमंडल है सारण। सारण प्रमंडल की बात करेंगे, सारण प्रमंडल में 3 जिला शामिल होते हैं। 3 जिला कौन कौन है? एक सारण है, दूसरा जो है कि आपको सिवान है और तीसरा जो है कि आपको गोपालगंज। पहला सारण, दूसरा सिवान, तीसरा गोपालगंज। ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला है, सारण है, सिवान है और गोपालगंज जो है कि आपको आने वाले हैं। वैसे ही दूसरा प्रमंडल तिरहुत की बात करेंगे, तिरहुत में 6 जिला है। 6 जिला में कौन कौन आएंगे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। भारत के जो है कि आपको 6 जो है कि आपको जिला आएंगे, किसमें? सॉरी, बिहार के 6 जिला आएंगे तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जो है कि आपको आएंगे। वही दरभंगा प्रमंडल की बात करेंगे, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आएंगे, मधुबनी आएंगे, दरभंगा आएंगे और समस्तीपुर आएंगे। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जो है कि आपको दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो है कि आने वाला जिला है। वही कोसी की बात करेंगे, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला आएंगे, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आएंगे। और वही पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आएंगे, अररिया आएगा, किशनगंज आएगा, पूर्णिया आएगा और कटिहार आएगा। कौन कौन आएगा? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और बात करेंगे पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल में 6 जिला आएंगे, पटना आएगा, नालंदा आएगा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये जो है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। मगध की बात करेंगे, मगध में 5 जिला, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। ये 5 जिला जो है कि आपको होने वाले हैं। मुंगेर की बात करेंगे, मुंगेर में 6 जिला,
मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, बेगूसराय हो गया और खगड़िया हो गया। ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो है कि आपको 6 जिला जो है कि आपको आते हैं। और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर और बांका, ये 2 ही जिला जो है कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो है कि आपको आते हैं। सबका बांटा गया है, मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर हो जाएगा। तिरहुत की बात करेंगे, तिरहुत में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सारण और सिवान हो जाएगा। वही पटना की बात करेंगे, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा हो जाएगा, है ना। वही जो है कि आपको बात करेंगे कौन सा, कोसी की बात करेंगे, कोसी में सुपौल, सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा और सहरसा हो जाएगा। पूर्णिया प्रमंडल की बात करेंगे, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये जो है कि पूर्णिया प्रमंडल में। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका हो जाएगा। वही जो है कि आपको, है ना, हम लोग जो है कि बात करेंगे जमुई प्रमंडल में, जमुई हो जाएगा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर हो जाएगा। और वही जो है कि आपको अगला जो है कि अगला जो है कि आपको, है ना, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जो है कि जहानाबाद, ये जो है कि गया प्रमंडल के अंतर्गत जो है कि आपको आएंगे, है ना, इसके अंतर्गत आएंगे। आगे आते हैं, सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। बिहार में जो है कि आपको प्राचीन बिहार का इतिहास, है ना, प्राचीन बिहार के इतिहास की बात कर लेंगे। पाषाण काल, वैदिक काल, उसके बाद तब जो है कि महाजनपद काल, महाजनपद के बाद जो है कि आपको मौर्य और गुप्त वंश, गुप्त के बाद जो है कि जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जरा सा देखना शुरू करते हैं। आइए जरा देखते हैं। पहला बात करेंगे, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानने के लिए 2 प्रकार के जो स्रोत का उपयोग किया गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। कौन कौन स्रोत है? एक जो है कि आपको पुरातात्विक स्रोत है, उससे भी पता कर सकता है, और दूसरा साहित्यिक स्रोत है, उससे भी जो है कि आप जानकारी ले सकते हैं। देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होने वाला है। पूर्व ऐतिहासिक युग में मुंगेर मुंगेर चिरांद जो है कि आपको सारण में, और चेचर जो है कि आपको वैशाली में, और मनेर जो है कि आपको पटना में, एवं सोनपुर जो है कि आपको सारण में। यहाँ से जो है कि आपको त्राम प्रसर प्रसर के युग की वस्तुएं जो है कि एवं मृत भांड जो है कि आपको प्राप्त हुई है। ये सब जो है कि आपको इतिहास में स्थान है। मुंगेर है, चिरांद सारण का स्थान है, चेचर वैशाली का स्थान है, मनेर पटना का स्थान है, सोनपुर सारण का स्थान है। इसमें ताम प्रसान युग के जो है कि आपको वस्तुएं और मृत भांड जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा पूरा तात्विक जो है कि आपको स्रोत जो है कि आपको होने वाला है। मौर्यकालीन जो है कि अभिलेख, लोरिया जो है कि आपको नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज, रामपुरवा, है ना, आदि जो है कि रामपुरवा आदि, है ना, स्थानों से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको हुआ है। अगला है कि बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं जो है कि आपको कहाँ पे, बौद्ध गया में जो है कि आपको गया में बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा एवं पाटलिपुत्र विक्रमशिला से प्राप्त जो है कि स्मारक, है ना, यहाँ से भी जो है कि आपको प्राप्त हुआ है पुरातात्विक स्रोत। और खुदाई से प्राप्त जैसे सिक्के, मन के और मूर्ति बनाने की जो है कि आपको कारखाने, ये सब जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। ये सब भी जो है कि आपको यहाँ से पुरातात्विक स्रोत में जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है साहित्यिक स्रोत की बात कर लेंगे। अब आते हैं जरा साहित्य स्रोत की बात कर लेते हैं। साहित्य में जैसे बिहार की चर्चा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? रामायण में देखने को मिलेगा, महाभारत में देखने को मिलेगा, पुराणों में देखने को मिलेगा, और बौद्ध रचनाएं अंगुत्तर निकाय में भी देखने को मिलेगा, और दीर्घ निकाय में भी देखने को मिलेगा। विनय पिटक में देखने को मिलेगा, और जैन धर्म के भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में, साहित्यिक स्रोत में जो है कि आपको बिहार की चर्चाएं जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण जो है कि मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में भी बिहार का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखक के विवरण में प्राचीन बिहार के जो है कि इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त जो है कि आपको होती है, मिलती है। पाषाण काल की बात करेंगे। सबसे पहले पाषाण काल में पूरा पहला आएगा पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव जो है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है कि आपको था। कौन था? मानव आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। कौन सा काल है? तो ये पूरा पाषाण काल है। आगे आते हैं। दक्षिण बिहार के मुंगेर में और नालंदा में बड़े जो है कि नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, है ना, चाकू और खुरपी आदि जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। और ये अवशेष लगभग 1 लाख जो है कि ईसा पूर्व के होने वाले हैं। कितना है? 1 लाख ईसा पूर्व के जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मुंगेर से, नालंदा से, जहां से जो है कि आपको खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी मिले हैं।
मतलब पत्थर के कुल्हाड़ी और चाकू खुरपी इत्यादि जो है कि आपको मिले हैं। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल में, इस काल में जो है कि आपको मानव आखेकट आखेटक और खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा जो है कि पहला पालतू जो है कि पशु किसको बनाया गया, कुत्ता को जो है कि आपको बनाया गया था। और बिहार, दक्षिणी बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, और यह अवशेष जो है कि आपको 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के जो है कि आपको हैं। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल में। इस काल में मानव जो है कि खाद्य उत्पादक हो गया था, और मानव जो है कि बस्तियां में निवास करने लगा था। किसमें, नवपाषाण काल में जो है कि आपको निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए हैं, जैसे चिरांद, चिरांद कहाँ पे है, सारण में है। चेचर कहाँ पे है, वैशाली में है। मनेर कहाँ पे है, पटना में है। सिनवार कहाँ पे है, रोहतास में है। पत्थर और हड्डियों के औजार यहाँ से मिले हैं। उस समय नवपाषाण काल में किसका औजार चलने लगा था, पत्थर का भी औजार चलने लगा था, साथ साथ जो है कि आपको हड्डी का भी औजार जो है कि आपको चलने लगा था वहां पे, है ना। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई में जो है कि गुफा चित्र भी जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं, और यह अवशेष लगभग कितने साल, तो ये 2500 ईसा पूर्व के जो है कि अवशेष जो है कि आपको होने वाले हैं। अब आते हैं त्राम पाषाण काल। त्राम पाषाण काल की बात करेंगे, चिरांद, है ना। उसके बाद जो है कि चिरांद के बाद जो है कि आपको सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सेनुआर से सनुआर आदि से त्राम पाषाण काल के भी अवशेष जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। मतलब चिरांद से भी त्राम के प्राप्त हुए हैं, सोनपुर से भी प्राप्त हुए हैं, ताराडी से, चेचर से, मनेर से, सुवार से जो है कि आपको प्राप्त हुए हैं। त्राम पाषाण के जो है कि अवशेष जो है कि आपको मिले हैं। और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त त्राम मतलब कि तांबा का उपयोग जो है कि आपको प्रमाण जो है कि आपको मिलता है, और यह अवशेष लगभग कितना, तो 1000 ईसा पूर्व के जो है कि अवशेष होने वाले हैं। वैदिक काल की बात कर लेते हैं, वैदिक काल, है ना। वैदिक काल क्या बोलता है, जरा समझिएगा। आर्यों द्वारा स्थापित स्थापित सभ्यता में वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों द्वारा जो स्थापित सभ्यता था, उस सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्योंकि इस सभ्यता में इतिहास जो है कि आपको किस पे आधारित था, तो ये वेदों पे आधारित था, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में विभक्त किए हैं, विभाजित किए हैं, तोड़े हैं। एक हो गया पूर्व वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का होता है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो है कि इतिहास के बारे में जो है कि जानकारी मिलता है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है कि आपको जरा देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल, ऋग जो है कि वैदिक सभ्यता के विस्तार का बिहार का क्षेत्र में जो है कि आपको नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र तक जो है कि आपको था। तो पूर्व वैदिक काल में नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बिहार में इसका प्रवेश जो है कि आपको हो चुका था। आगे आते हैं, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। मतलब बिहार प्रदेश का जो है कि भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किसमें देखने को मिलेगी, सतपथ ब्राह्मण में जो है कि आपको देखने को मिलेगी। लगभग 800 ईसा पूर्व की जो है कि रचना में जो है कि आपको मिलती है। इसमें बिहार बिहार की चर्चा विदेह के रूप में जो है कि आपको किया गया है। बिहार की चर्चा किसके रूप में किया गया है, विदेह के रूप में जो है कि आपको किया गया है, जो तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दर्शाया गया है। विदेह किसका क्षेत्र है, तिरहुत मिथिला का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे, वर्तमान में मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जो है कि वैशाली हो जाएगा। वैशाली के बाद जो है कि आपको कौन सा, दरभंगा इत्यादि का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको वर्तमान में देखने को मिलेगा, है ना। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में बिहार को जो है कि आपको कीकट और बास शब्द का संबोधन जो है कि आपको किया गया है। मतलब ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, वास शब्द का जो है कि आपको प्रयोग किया गया है। और 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। और कीकट को कौन सा प्रदेश कहा गया, अपवित्र जो है कि आपको प्रदेश जो है कि आपको कहा गया है। किसमें, 12 पुराण में जो है कि आपको कहा गया है ना। आगे चलते हैं, महाजनपद काल की बात करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म का कौन सा था, बौद्ध धर्म का जो है कि आपको था अंगुत्तर निकाय था। और ये जैन धर्म का था। भगवती सूत्र किस धर्म का था, जैन धर्म का था। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। कितनी महाजनपद, 16। आगे चलते हैं, इस 16 महाजनपद में से बिहार में कितना महाजनपद था, तो बिहार में केवल 3 महाजनपद था, जिसमें पहला जो है कि आपको था बज्जी या लिच्छवी।
जिसका क्षेत्र की बात करेंगे, वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। दूसरा था मगध। मगध जो है कि आपको पटना गया नालंदा का क्षेत्र था। और तीसरा जो था वो आपका अंग का क्षेत्र था। अंग भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र था। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, है ना। और बज्जी का जो है कि आपको वैशाली जो है किसकी राजधानी थी। ठीक है। बज्जी महाजनपद या बज्जी संघ का महाजनपद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बज्जी की ही बात कर लेते हैं। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। अट जो है कि अट्टक कुल था। अट्टक कुल मतलब 8 राज्यों का ये संघ था। इसमें बज्जी था, लिच्छवी था, गायत्रिक था, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था और जो है कि इच्छा वाकु था। ये सब संघ का एक संगठन था जिसको हम लोग क्या कहे हैं, बज्जी संघ कहे हैं। इस संघ में 8 जनपद आया करते थे। बज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध जो है कि आपको कौन सा जनपद था, तो लिच्छवी जो है कि आपको जनपद सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध था। लिच्छवी की राजधानी जो है कि आपको कहाँ थी, तो लिच्छवी की राजधानी आपको वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली थी। और वैशाली नगर की स्थापना राजा जो है कि विशाल ने जो है कि आपको करवाया था। किसने करवाया था, राजा विशाल ने जो है कि आपको करवाया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला जो है कि मिथिला मिथिला को विदेह या जो है कि कुंडग्राम के ज्ञात्रिक बज्जिक संघ के द्वारा जो है कि प्रमुख जनपद जो है कि आपको थे बज्जी संघ। लिच्छवी को जो है कि विश्व के प्रथम जो है कि गणतंत्र की संज्ञा जो है कि आपको दी गई है। विश्व का पहला गणतंत्र, प्रथम गणतंत्र कौन है, तो यही जो है कि आपको लिच्छवी बज्जी जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद आते हैं मगध महाजनपद। मगध महाजनपद आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। कौन सा, मगध महाजनपद जो है कि सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार जो है कि मुख्यतः पटना से लेकर गया तक के क्षेत्रों में था। मगध अंग महाजनपद का वर्णन जो है कि आपको किसमें मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। मतलब मगध का भी जब वर्णन मिलता है और अंग का भी जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको मिलता है अथर्ववेद में। अंग महाजनपद की बात कर लेते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में जो है कि आपको था। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा इसकी राजधानी थी। अंग के अतिरिक्त जो है कि शासक ब्रह्मदत्त को हराकर जो है कि मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को भी जो है कि मगध में क्या कर लिया, अंग को भी मगध में जो है कि आपको मिला लिया। मगध के उत्कर्ष और राजवंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मगध की स्थापना की बात करेंगे, बृहदत्त ने किया था। किसने किया था मगध की स्थापना, बृहदत्त ने किया था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध, जरासंध ने इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो है कि आपको शासक था। जरासंध ने भीम से जो है कि आपको भीम से द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका जो है कि आपको वध कर दिया। इसका वर्णन जो है कि आपको कहाँ मिलता है, महाभारत में जो है कि इसका वर्णन मिलता है। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था जो 5 पहाड़ियों से सुरक्षित घिरा हुआ था। मगध उर्वरक भूमि, नदियों का उपलब्धता, खनिज एवं जो है कि वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से ये मगध जो है कि आपको संपन्न हुआ था। उस समय संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको रिपुंज था। कौन था, रिपुंज। उसके बाद आता है हर्यक वंश। इस वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना जो है कि बिंबिसार के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। 544 ईसा पूर्व में जो है कि आपको किया गया था। और बिंबिसार को मगध का जो है कि आपको वास्तविक संस्थापक जो है कि आपको माना जाता है। किसको माना जाता है, मगध का वास्तविक संस्थापक जो है कि बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति से साम्राज्य विस्तार किया। मतलब इसका ऐसा नीति था कि अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए विवाह का नीति जो है कि अपनाया था, है ना। विवाह का नीति अपनाया था उसने। पहली जो है कि पत्नी कौशल कौशल देवी का जो है कि कौशल की राजकुमारी से जो है कि आपको किया था। और इसे विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था। मतलब कौशल देवी से शादी जब किया तो इसको कौन सा क्षेत्र मिला, काशी का क्षेत्र जो है कि आपको मिला। वही दूसरी शादी अब करेगा। दूसरी शादी जो है कि आपको चेलना या चेलना से जो है चेहलना से करेगा। और चेहलना जो है कि लिच्छवी राजा चिटक की जो है कि आपको बहन थी। तो यहाँ से जो है कि आपको लिच्छवी को भी जो है कि आपको शामिल कर लेता है। और तीसरी शादी जो है कि आपको छेमा से करता है। और छेमा से करने के बाद जो है कि आपको पंजाब के मध्य में राजकुमारी जो है कि आपको थी। तो पंजाब के क्षेत्र को भी जो है कि आपको क्षेत्र विस्तार करने में जो है कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका था बिंबिसार का। बिंबिसार ने अवंती के शासक जो है कि चंद्र प्रनोद के साथ जो है कि मैत्री संबंध जो है कि आपको बनाया था, है ना। बिंबिसार चंद्र प्रनोद के उपचार के लिए जो है कि अपने राजवैद्य किसको भेजा था, जीवक को जो है कि इसको दरबार में जो है कि आपको भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र ही उसको मार देता है। उसका बेटा ही उसको मार देता है जिसका नाम रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने बाप का ही हत्या कर देता है। इसका बाप पिता का क्या नाम रहता है, बिंबिसार रहता है।
इसके बाद जो है कि गद्दी पर बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक जो है कि बिंबिसार के बाद जो है कि हर्यक वंश का शासक बना। और उसका वास्तविक नाम की बात करेंगे, उसका वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। क्या था? कुनिक जो है कि उसका वास्तविक जो है कि आपको नाम था। ठीक है, कुनिक था। आगे चलते हैं। बिंबिसार कौशल देवी की मृत्यु, बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो है कि कौशल का राजा प्रसेनजित ने जो है कि काशी वापस ले लिया, जिसके कारण जो है कि प्रसेनजित से संघर्ष कर अजातशत्रु जो है कि आपको हुआ। अंततः अजातशत्रु प्रसेनजित को पराजित कर काशी को अपना अधिकार जो है कि कर लिया। फिर से ये काशी को लड़के जो है कि काशी को क्या कर लेता है? छीन लेता है। इसके बाद अजातशत्रु जो है कि आपको, अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री से जो है कि आपको होता है। उसका पुत्री का नाम था वजीरा, वजीरा से जो है कि आपको होता है। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्ल को पराजित जो है कि आपको किया। बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित जो है कि आपको किया। अजातशत्रु प्रारंभ से जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने जो है कि आपको बौद्ध धर्म को मान लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में सप्तपर्णी जो है कि गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। तो पूछता है यहाँ से, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में। कौन शासक था? तो अजातशत्रु उस समय शासक था। सीहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पुत्र अजातशत्रु का जो है कि आपको हत्या कर देता है। मतलब अब इसका भी हत्या कौन करेगा? इसका भी हत्या जो है कि आपका इसका पुत्र जो है कि आपको कर देता है ना। एक मिनट। इसका भी जो है कि आपको, इसका पुत्र जो है कि इसका हत्या जो है कि आपको कर देता है ना। अब इसका पुत्र कौन था? तो ये जो है कि अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और उदयन जो है कि आपको गद्दी पे बैठेगा। उदयन अपनी राजगद्दी पर जो है कि राजधानी किसको बनाता है? तो राजगिरी से आप पाटलिपुत्रा को ले आएगा। अभी तक राजधानी जो है कि राजगिरी ही था। अब जो है कि राजधानी का परिवर्तन होगा, और ये राजधानी कहाँ आएगा? अब ये राजधानी आने का सिलसिला जो है कि आप चलेगा, यहाँ पाटलिपुत्र जो है कि आपको आएगा। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी और गंडक नदी के संगम पर जो है कि आपको हस्तांतरित करता है। उदयन के द्वारा जो है कि आपको लाता है। और उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। और नागदशक इस वंश का अंतिम जो है कि आपको शासक कौन बनता है? नागदशक जो है कि आपको बनता है। अब आते हैं इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की बात करेंगे 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको ये रहता है। शिशुनाग जो है कि हर्यक वंश की जगह जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। और शिशुनाग ने जो है कि वैशाली को अपना राजधानी बनाता है। शिशुनाग जो है कि आपको कहाँ से, अब पटना से उठ के कहाँ राजधानी चला जाएगा? वैशाली राजधानी चला जाएगा। शिशुनाग ने अवंती के राजा, है ना, अवंती वर्धन को पराजित कर, है ना, अवंती को मगध में जो है कि आपको मिला लेता है। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने बस एवं कौशाम्बी को भी मगध में जो है कि आपको शामिल कर लेता है, कर लिया। आगे चलते हैं। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो है कि कालाशोक, कौन था? कालाशोक जो है कि मगध का राजगद्दी पर जो है कि आपको बैठता है, शासन बनता है। मतलब शिशुनाग के बाद कौन बनेगा? कालाशोक जो है कि आपको बनेगा। और पुराणों में इसे जो है कि आपको काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण जो है कि आपको कहा गया है। कालाशोक के समय जो है कि अपनी राजधानी कहाँ से पुनः जो है कि फिर से जो है कि आपको वैशाली से कहाँ ले जाता है? वैशाली से जो है कि आपको फिर से पाटलिपुत्र जो है कि आपको लेके चला जाता है। कालाशोक 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको करवाता है। कौन? कालाशोक जो है कि आपको करवाता है। और कालाशोक की मृत्यु के बाद 10 पुत्रों ने शासन 10 पुत्रों ने शासन चलाया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, वो कौन था? नंदी वर्मन था, नंदी वर्धन था। उसके बाद आता है नंद वंश आता है। नंद वंश की बात करेंगे। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में जो है कि शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना जो है कि आपको करता है। और महापद्म नंद को एक आराठ अथवा एक छत्र की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। और पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा गया है। किस ग्रंथ में? तो पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा गया है। और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। किसको कहा गया है? महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार जो है कि पुराणों में कहा गया है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी और जो है कि अस्मक, कलिंग और मैथल आदि राज्य का जो है कि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य में जो है कि आपको साम्राज्य का विस्तार करता है। अब तक 321 ईसा पूर्व तक जो है कि इस काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है कि महापद्म नंद के समय जो है कि आपको हुआ था। व्याकरण व्याकरण के महान जो है कि विद्वान पाणिनि
महापद्म नंद के जो है कि किसके समकालीन थे, महापद्म नंद के जो है कि आपको समकालीन थे। और इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, घनानंद हुआ। और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में जो है कि आपको आक्रमण किया था। तो सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ था, घनानंद के समय जो है कि आपको हुआ था। और नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से जो है कि काफी संपन्न था। मगध की जो है कि सैन्य शक्ति की जो है कि आपको डर से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को जो है कि पार करने से क्या कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान, है ना, ब्राह्मण चाणक्य का अपमान कर दिया। जब चाणक्य यहाँ जाते हैं तो इसका अपमान घनानंद करता है। और चाणक्य जो है कि आपको जब ये अपमान सहते हैं तो बोलते हैं कि एक दिन तुम इस गद्दी पर से उतरोगे और उसके उतारने वाले हम होंगे। और उसके बाद जब घूमते घूमते ये मिलते हैं किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा का पूरा जो है कि आपको पाठ सिखाते हैं, लड़ाई का, युद्ध का, कला का जो है कि आपको बताते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवाकर नंद वंश का पतन कर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व वाली मौर्य वंश की जो है कि आपको क्या होता है, मौर्य वंश की स्थापना जो है कि आपको होता है। अब यहाँ से जो है कि आपको कौन आएगा, मौर्य वंश जो है कि आपको आएगा। आते हैं मौर्य वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य जस्टिन और जो है कि आपको स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का है, और इसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने जो है कि आपको की है। प्लूटार्ट एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में जो है कि आपको चिन्हित कहा है। किसके द्वारा, तो प्लूटार्ट और एरियन नामक विद्वान ने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, एंड्रोकोटस के रूप में जो है कि आपको चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य कौटिल्य थे। और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में जो है कि मौर्य वंश की क्या किया, मौर्य वंश का जो है कि स्थापना किया, नींव जो है कि आपको रखता है। आगे चलते हैं। अगला है कि बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ जो है कि आपको युद्ध करता है। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था, इसका नाम था सेलुकस निकेटर था। क्या नाम था, सेलुकस निकेटर था। और ये सेलुकस निकेटर के साथ जो है कि आपको युद्ध करता है। और युद्ध में कौन, तो सेलुकस निकेटर जो है कि आपको हार जाता है। और हारने के बाद जो है कि सेलुकस निकेटर एक संधि करता है। और संधि में जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात जगह के क्षेत्र क्या मिलता है, दान में जो है कि आपको मिलता है। और साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको, है ना, इसकी बेटी कार्नेलिया के साथ शादी करता है। और शादी करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि बदले में जो खुश होकर अपने ससुर को क्या दे देता है, सेलुकस को जो है कि आपको 500 हाथी जो है कि उपहार में जो है कि आपको दान दे देता है। युद्ध के पश्चात, है ना, मौर्य जो है कि मौर्य वंश का विवाही युग जो है कि राजकुमारी कार्नेलिया का जो है कि विवाह सेलुकस की पुत्री थी, इसी का विवाह जो है कि आपको होता है। सेलुकस सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो है कि आपको किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। और मेगास्थनीज ने किसकी रचना किया है, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना जो है कि आपको किया है। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंद कुश पर्वत, इराक तक, दक्षिण में कर्नाटक तक जो है, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक जो है कि इसका विस्तार था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका उत्तर में विस्तार की बात करेंगे, हिंद कुश पर्वत तक जो है कि इसका विस्तार था, जो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो है कि आपको पड़ता है। दक्षिण में कर्नाटक तक था और पश्चिम में सौराष्ट्र तक जो है कि इसका विस्तार था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष तक जो है कि आपको भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी को त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर जो है कि तपस्या करने चले गए। और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के मान्यता के अनुसार 298 ईसा पूर्व में इन्होंने जैन उपवास पद्धति संलेखना विधि में ये होता है कि पहाड़ पर जाकर बैठ जाना होता है, न जल न भोजन, किसी को त्याग, सबको त्याग जो है कि आपको देना होता है। और इससे क्या होती है, धीरे धीरे आदमी जो है कि आपको मर जाता है, अपने त्याग जो है कि आपको प्राण को क्या कर देता है, त्याग देता है। आगे आते हैं। अब आएगा कौन, बिंदुसार आएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब मरता है, जब ये संलेखना विधि से अपनी जान को त्याग देता है, उसके बाद तब शासक कौन बनता है, बिंदुसार बनता है। बिंदुसार उत्तराधिकारी था। इसे अमित्रघात और सिहसेन आदि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस अपना राजदूत जो है कि बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक सीरिया का राजा था जिसका नाम था ऑन्टिओकस था। इसने अपने जो है कि आपको डाइमेकस जो है कि इसका राजदूत था, इसको जो है कि बिंदुसार के दरबार में क्या किया था, भेजा था। बिंदुसार के दरबार में जो है कि मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडोल्फस ने जो है कि डायनोसियस को भी जो है कि आपको भेजा था राजदूत बनाकर। मतलब बिंदुसार के दरबार में जो है कि मिस्र के राजा
कौन थे? टॉलमी फिलाडेल्फस थे। उसके जो है कि आपको एक राजदूत थे जिसका नाम था डायनोसियस। डायनोसियस भी इन्हीं के दरबार में आया था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? अपने पुत्र अशोक को जो है कि आपको भेजा था। और बिंदुसार की बात करेंगे, ये आजीवक संप्रदाय का अनुदायी था। किस संप्रदाय का अनुदायी था? ये आजीवक संप्रदाय का जो है कि आपको अनुदायी था। उसके बाद शासक कौन बनता है? अशोक जो है कि इसके बाद शासक जो है कि आपको बनेगा। चलते हैं आगे। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद जो है कि अशोक जो है कि मौर्य वंश का गद्दी पर जो है कि आपको बैठता है। और इसने जो है कि आपको पूर्व में ही जो उज्जैन का राज्यपाल था, इससे पहले गद्दी पर जब बैठने वाला था उस समय कहाँ का राज्यपाल था? जो है कि उज्जैन का जो है कि आपको राज्यपाल था। पुराणों के अनुसार अशोक को क्या कहा गया है? अशोक को अशोक वर्धन जो है कि आपको कहा गया है। मास्की और गुजरा अभिलेख में इसे अशोक जो है कि आपको कहा गया है। और सीहल अनुश्रुतियों में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाई की जो है कि हत्या कर गद्दी जो है कि आपको प्राप्त किया है। सीहल सीहल जो है कि अनुश्रुतियां हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं एक, उसमें बताया गया है कि अशोक जो है कि अपने गद्दी पे बैठने के लिए 99 भाई को क्या कर दिया था? मौत की घाट का जो है कि आपको उतारा था। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि जो है कि आपको नहीं करता है ना। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष जो है कि आपको कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो है कि आपको किया। और कलिंग के में जो है कि आपको मगध को सम्मिलित जो है कि आपको कलिंग को मगध में क्या किया? मगध में जो है कि आपको मिला लिया, ठीक ना। मगध में जो है कि आपको मिला लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है कि आपको वर्णन देखने को मिलेगा। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इससे पूर्व वह जो है कि आपको शैव धर्म को जो है कि आपको मानता था। दिव्य विधान के अनुसार जो है कि आपको उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? बौद्ध धर्म की जो है कि आपको दीक्षा दी थी। अशोक के शासन और महत्वपूर्ण वर्ष की बात करेंगे। 9वें वर्ष में जो है कि आपको कलिंग युद्ध हुआ था। 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा। 12वें वर्ष में नीलांगी सागर की यात्रा। 13वें वर्ष में धर्म की जो है कि आपको शिवालेखों का अंकन। 14वें वर्ष में जो है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और 20वें वर्ष में जो है कि लुम्बिनी की यात्रा। और अशोक ने कर को घटाकर कितना कर दिया? 1/8 जो है कि आपको कर दिया। आगे आते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो अपने पुत्री को जो है कि आपको श्रीलंका जो है कि आपको भेजा, पुत्र और पुत्री को। अशोक जो है कि तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ करवाया? पाटलिपुत्र में जो है कि आपको करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक जो है कि आपको शासन किया। और इसकी मृत्यु की बात करेंगे, इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में जो है कि आपको हो गई। अशोक के बाद जो है कि 10 उत्तराधिकारियों का शासन जो है कि आपको था। और ये उत्तराधिकारी कुणाल थे। उसके बाद जो है कि आपको बंधु बंधु जो है कि पालित पालित थे, इंद्रपाल थे, दसोन थे, दशरथ थे, संप्रीति, साल सालिसुक। उसके बाद देवाधर्म जो है कि आपको सत्यधनुष और बृहदत्त जो है कि आपको आदि थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और मौर्य वंश के शासनकाल 137 वर्षों तक जो है कि आपको था। कितने वर्षों तक था? 137 वर्षों तक जो है कि आपको चला था। आगे चलते हैं। आगे आ गया बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना। बिल्कुल सही है। इनका जन्म जो है कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ था। लुम्बिनी कहाँ? तराई का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र था। इन्हें जो है कि शाक्य मुनि लाइट ऑफ एशिया एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। और इनके सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में जो है कि इनका विवाह जो है कि इसके साथ हुआ था। और एक पुत्र हुआ, पुत्र का जन्म जो है कि आपको हुआ। इनका नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। और इन्होंने 4 दृश्य को देखा। 4 दृश्य, पहला दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को देखा, चौथा एक सन्यासी को देखा। देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर लेते हैं, है ना। गृह त्याग की क्रिया महाविनिष्क्रमण जो है कि आपको बौद्ध धर्म के अनुसार जो है कि आपको कहलाती है। 29 वर्ष के बाद ये 6 वर्ष जो है कि कठिन तपस्या करते हैं। और 35 वर्ष की आयु में इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथागत और बौद्ध जो है कि आपको कहलाते हैं। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जो है कि निरंजना या फल्गु नदी के किनारे के जो है कि आपको बौद्ध गया में जो है कि आपको होता है। और बौद्ध धर्म में जो है कि 4 आर्य सत्य जो है कि आपको क्या क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख जो है कि आपको निरोधी मार्ग है ना। संसार दुखमय है, दुख का मतलब संसार दुखमय है। दुख समुदाय का मतलब दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा दुख निरोध की मतलब है कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर जो है कि विजय आवश्यक है। और चौथा है दुख निरोध जो है कि मार्ग, दुख निवारण हेतु जो है कि अष्टांगिक मार्ग का जो है कि अपनाना, है ना।
बौद्ध धर्म का जो है कि अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम व्यायाम, सम्यक जो है कि स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो है कि अष्टांगिक मार्ग होने वाले हैं बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे, बुद्ध धर्म और संघ जो है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होने वाले हैं। और बौद्ध धर्म ने जो है कि किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश किस भाषा में लिखा था, अपना उपदेश जो है कि पाली भाषा में लिखा। बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश जो है कि आपको कहाँ दिया, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में जो है कि आपको दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कि कौशल की राजधानी कहाँ पे दिया, श्रावस्ती में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में जो है कि आपको हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बुद्ध का प्रथम गुरु की बात करेंगे, अलार कलाम था जो वैशाली में जिन्हों मिले थे। और द्वितीय गुरु की बात करेंगे, रुद्र कलाम पुत्र थे जो राजगीर में जो है कि आपको मिले थे। बौद्ध धर्म के जो है कि 10 शील या आचरण क्या है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपराग्रह है, ब्रह्मचर्य है, नेत्र जो है कि गायन का त्याग, हाँ असमय भोजन का त्याग, कोमल वास्य का त्याग, श्रृंगार प्रसारणों का त्याग, और जो है कि मद्य सेवन का त्याग, ये सब जो है कि आपको लिखा गया है। जन्म क्या कहलाया, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल कहलाया। यौवन का साठ कहलाया। महाविनिष्क्रमण जो है कि गिरि त्याग घोड़ा कहलाया। संबोधि ज्ञान प्राप्ति पीपल और बोधि वृक्ष कहलाया। महापरिनिर्वाण मृत्यु या जो है कि पद चिन्ह या स्तूप कहलाया। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश चक्र जो है कि आपको कहलाया। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान जो परिवर्तन जो है कि विरोधी था, दूसरा था महायान जो परिवर्तन जो है कि आपको समर्थक था। आठवीं अनुसूची बौद्ध धर्म के जो है कि आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास जो है कि आपको हुआ था, है ना। ब्रजयान 8वीं में हुआ था। 8वीं सदी में जो है कि आपको किसका हुआ था, ब्रजयान का जो है कि आपको विकास हुआ था। सुत्त पिटक की बात करेंगे, है ना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक होने वाले हैं। इसमें सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के जो है कि उपदेश की संकल्पना है। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है। और अधिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है ना। सुत्त पिटक की बात करेंगे, सबसे बृहद पिटक जिसका जो है कि संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक जो है कि लघुतम जो है कि पिटक है जिसका जो है कि संकलन उपाली ने किया था। और अधिधम्म पिटक की बात करेंगे, मोगली पुत्र तीस ने जो है कि इसकी रचना किया था। सारा बौद्ध संगीत के बारे में आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था, अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। और इसमें सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना जो है कि आपको किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 में वैशाली में हुआ था, कालाशोक शासक था और सभा कामी की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें महासंगिका और अस्थाम्बिर के रूप में जो है कि आपको विभाजन हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, शासक अशोक था। मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें अधिधम्म पिटक की संकलना की गई थी। और चौथा बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष वसुमित्र थे, अध्यक्ष जो है कि आपको वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसमें महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म जो है कि आपको विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो परम लक्ष्य था निर्माण की प्राप्ति करना। बौद्ध और पुनर्जन्म की कथा क्या कहलाता है, जातक कथा के रूप में जो है कि आपको मिलता है। चैत्य क्या है, तो बौद्ध धर्म की पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल स्तूप कहलाता है। और बिहार क्या कहलाता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान क्या कहलाता है, बिहार जो है कि आपको कहलाता है। अब हम लोग जो पार्ट 2 अब देखेंगे, पार्ट 2 जब शुरू करेंगे तो हम लोग जैन धर्म के साथ जो है कि आपको शुरू करेंगे। मतलब पार्ट 1 तक अभी हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, तो हम लोग बौद्ध धर्म तक जो है कि पूरा का पूरा देख लिए हैं। अब पार्ट 2 हम लोग जब से शुरू करेंगे, इसमें जैन धर्म के साथ जो है कि आपको शुरू करेंगे और आगे की जो है कि हम लोग देखते चलेंगे। बहुत जल्द ये वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमारे लिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन जो है कि आपको मिले। धन्यवाद सभी का, जय हिंद सभी को।